डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रॉजर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बायो लैब में काम करता हूँ और मेरी रिसर्च पूरी दुनिया में आर्टिकल्स के रूप में पढ़ी जाती है। मैं हमेशा से मानता हूँ कि मेरी छोटी सी खोज अगर मेरे देश के काम आ जाए तो मेरा देश और भी आगे बढ़ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे ही ईमानदारों का देश है जहां पर लोगों ने अपना खून लगाया और इस देश को सबसे आगे बना दिया। क्योंकि मेरे जैसे ही कई ईमानदार जो अलग अलग फील्ड में थे, कोई आर्मी में, कोई इसी तरह वैज्ञानिक लैब में, इस तरह हमने तरक्की की और पूरी दुनिया से पहले वो चीज़ें बनाई और हमारा देश इसीलिए आज नंबर 1 कहलाया जाता है। मैं भी अपना योगदान उसमें देना चाहता हूँ। ये एक छोटी सी बायो लैब है जिसमें मैं पिछले 15 सालों से काम करता रहा हूँ। किस तरह से पेड़ पौधे आगे चलते आ रहे हैं, कैसे पेड़ पौधे इंसानों से भी ज़्यादा डेंस डीएनए बना सकते हैं, यानी कि वो अपने उस नॉलेज के भंडार को दूसरे पेड़ों तक पहुँचा भी देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। मैं 15 सालों से पेड़ों पर रिसर्च करता रहा हूँ और ऐसी ऐसी खोजें कर चुका हूँ जो पूरी दुनिया को हिला सकती हैं। सरकार की तरफ से कभी कभी हमें आदेश मिलते हैं कि कुछ आर्टिकल्स दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए, वो खुफिया होना चाहिए। इसीलिए सरकार भी मेरे साथ मिलकर कभी कभी ऐसी चीज़ें करती रहती है। हमें भारी भरकम फंड मिलते हैं जिससे मैं ये बायोटेक लैब चलाता आ रहा हूँ और अब मुझे लगने लगा है मुझे एक कदम और आगे बढ़ जाना चाहिए। पेड़ों की म्यूटेशन, क्यों ना हम पेड़ों की म्यूटेशन करें और ऐसे पेड़ बनाएं जो सोच भी सके। यहाँ सरकारी तौर पर कई दस्तावेज मेरे पास आए थे जो ये चाहते थे कि पेड़ों को अगर हम सोचने पर मजबूर कर दें तो क्या होगा, क्या पेड़ों की जानकारी हम खुद तक पहुँचा सकते हैं। वैसे विज्ञान अब तक इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर चलने वाली उन चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। हम ब्रह्मांड के दूर दूर के हिस्सों को देख पाए हैं, लेकिन अपने शरीर के उन सूक्ष्म स्तरों को देख तक नहीं पाए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, मिलकर काम करें और मेरे ये आर्टिकल्स पूरी दुनिया में छपते हैं और वाहवाही होती है। लेकिन इस बार मुझे आर्मी के साथ काम करना था। वो लेटर सुबह सुबह मेरे घर पर आ गया था। मुझे अपनी लैब में जाना था, आज कुछ नए प्रयोग करने थे, मुझे एक्सपेरिमेंट के नतीजे भी जानने थे। लेकिन उस लेटर में कहा गया था कि मुझे फ्लोरिडा जाना होगा। वहाँ एक सीक्रेट बेस है और वहाँ जाकर मुझे खास लोगों से बात करनी होगी। वो खास लोग कौन हैं मुझे ये बताया नहीं गया था। वहाँ पहुँचने के बाद ही मुझे पता चलता और पहली फ़्लाइट लेकर मैं सीधा फ्लोरिडा पहुँच गया। ये लगभग 8 घंटे की फ़्लाइट थी, तब जाकर मैं वहाँ पर पहुँचा था और वहाँ पहुँचते ही एक काले रंग की गाड़ी थी। ये एक काले रंग की गाड़ी थी जिसके कांच के शीशे थे वो भी काले रंग के, और मैं जब उस गाड़ी में बैठा मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मैं नहीं जानता ऐसा वो क्यों कर रहे थे, लेकिन खुफिया जगह को खुफिया बनाए रखने के लिए जो भी नया वहाँ पर आता है उसे पता नहीं लगना चाहिए वो कहाँ जा रहा है। जब मैं बेस पर पहुँचा, हर तरफ जैसे हाईटेक चीज़ें लगी हुई थी। वहाँ आर्मी के कई बड़े बड़े लोग थे, वहाँ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। और यही तो खासियत होती है आर्मी की। आर्मी काम करती भी रहती है और लोगों को पता तक नहीं चलता पीछे छिपकर कौन कौन हम पर वार करता है और हमारी आर्मी किस तरह से उनका मुकाबला करती है। यहाँ कई बड़े बड़े लीडर्स थे, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे। हर किसी ने मास्क पहना हुआ था ताकि किसी को पहचाना ना जा सके। मेरे मुंह पर भी मास्क डाल दिया गया था। इसके बाद बातें शुरू हो गई। बात कही जा रही थी अलास्का की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो हिस्सा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है।
वहाँ पर इंसानों को बसाया जा रहा है और वहाँ कई ग्लेशियर भी हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वहाँ नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अलास्का से ही कई छोटे छोटे पेड़ मेरे लैब में भेजे गए थे चेक करने के लिए कि वो किस तरह से क्या क्या लगाते हैं और कितने बड़े होते हैं, और मैं कई एक्सपेरिमेंट अभी कर ही रहा था। रिजल्ट अभी आए नहीं थे। कई साल लग जाते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आने में। वहाँ कई लोगों ने भाषण दिया था, कई आर्मी मेंबर्स थे, एयरफोर्स के लोग थे, और मुझे वहाँ पर बताया गया एक जंग चल रही है अलास्का में जिसके बारे में पूरी दुनिया नहीं जानती, लेकिन कुछ खबरें रशिया तक पहुँच रही हैं। हमें ये मिशन को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा ताकि हम इस जंग को जीत पाएँ और उस इलाके पर पूर्ण रूप से अधिकार कर पाएँ। मैं तभी हाथ खड़ा कर कर कहने लगा था, अलास्का तो हमारा है, वो हमारे अधिकार में ही है, हम वहाँ जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, और ये युद्ध किससे चल रहा है। तब मुझे बताया गया वहाँ अजीब किस्म के शैतान हैं। वो इंसानों जैसे तो लगते हैं लेकिन हमसे भी बहुत ज़्यादा चालाक हैं और वो पता नहीं कहाँ से आते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रशिया वहाँ पर अपने लोगों को भेजता आ रहा है और कहीं ना कहीं से छिपकर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और हमारे खिलाफ जंग करते जा रहे हैं। कभी वो पेड़ों के अंदर छिपे हुए होते हैं, कभी सुरंगें बनाकर वहाँ रह रहे होते हैं। हमें उनके खिलाफ वो जंग जीतनी है। तब मैंने फिर से हाथ खड़ा कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन मैं बायो लैब टेक्नीशियन हूँ, यानी कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं इस युद्ध में कैसे भाग ले सकता हूँ। तो मुझे बताया गया था कि वहाँ पर ऐसे जंगल थे जो कि बर्फ़ के नीचे ढके हुए थे। वो हज़ारों साल पुराने पेड़ वैसे के वैसे ही दोबारा जिंदा हो गए हैं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पेड़ इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। मुझे कहा गया ऐसा ही है, हज़ारों लाखों सालों से कुछ पेड़ माना जा रहा है ऐसे के ऐसे ही हैं और दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। उस पेड़ों को पाने के लिए शायद वो लोग रशिया से इधर आ रहे हैं और स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आर्मी के साथ वहाँ पर जाने वाला था। वो छिप छिप कर वार करते हैं और जितनों को भी मारा जाए बाकी वापस वहाँ पर फिर से आ जाते हैं। मुझे जानना था आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इससे ज़्यादा जानकारी यहाँ सीक्रेट बेस में भी नहीं थी। अलास्का में जो बेस था वहाँ की जानकारी यहाँ तक पूरी तरह से पहुँचाई नहीं गई थी। इसीलिए अगले दिन उस फ्लाइट के ज़रिए सीधा मैं अलास्का पहुँच गया। अलास्का पहुंचकर वो ठंड का एहसास, ज़िंदगी में पहली बार मैं अलास्का आया था और मैं कभी यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था। इतनी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर कि शरीर अकड़ जाता है, लेकिन अब गर्मियों का मौसम चल रहा था, फिर भी ये ठंड सहने लायक नहीं थी। कहीं मैं सर्दियों में आ जाता तो मेरा तो कुल्फ़ा बन जाता। ये सोचते हुए मैं उस सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ चला था। सीक्रेट बेस वो धरती के अंदर बनाया गया था। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा मुझे कुछ आदेश दिए गए थे। पहले तो मेरे शरीर के सभी कीटाणुओं को मारा गया। मुझे वहाँ एक शावर में नहाना था और वो पानी नहीं था, किसी तरह का केमिकल था। मैं आधे घंटे तक उस केमिकल के नीचे नहाता रहा। मुझे नए कपड़े दिए गए। उन कपड़ों को पहनकर अब मैं बेस के अंदर पहुँचा था जहाँ पर मीटिंग चल रही थी, और वहाँ जो जो चीज़ें बताई गई उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जंगल में जिन्हें माना जा रहा है कि रशिया से लोग आ रहे हैं वो रशियन जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो कहीं और से आ रहे हैं। उन्हें दर्द नहीं होता, चाहे उन्हें जितना भी मार लो काट लो, उन्हें दर्द नहीं होता और अंत में उन्हें मारना पड़ता है। अगर हम उनके 2 बाजू एक टांग भी काट दें तो उन्हें दर्द नहीं होता। एक टांग के सहारे वो भागने लगते हैं और गलती से अगर हम उनकी एक बाजू छोड़ दें तो वो एक बाजू के सहारे ही हमारा जितना नुकसान हो पाए वो करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते कुछ नहीं, बताते कुछ नहीं, चाहे उन्हें जितना मर्जी टॉर्चर कर लें। वो कहीं से खास तौर पर जैसे शक्ति लेकर आए हुए हैं। बेदर्द होकर वो हमसे लड़ते हैं। गोलियों का शिकार तो बनते हैं लेकिन डर उनके अंदर जैसे होता ही नहीं। खास तौर पर एक टुकड़ी आगे जाने वाली है और वो उनकी जानकारी निकाल कर लाने वाली है। हमें ऐसे ही किसी को जिंदा पकड़ना होगा और वहाँ के पेड़ों के सैंपल लेने के लिए मुझे वहाँ पर भेजा जा रहा है। बार बार वो अपने सैनिकों को मरवा नहीं सकते। भले ही हमारे पास हाईटेक बंदूकें थे, लेकिन वो कुछ आर्मी वालों को पकड़ लेते हैं और नोच नोच कर मार डालते हैं। इसीलिए मुझे भी उनके साथ जाते वक्त डर लग रहा था।
लेकिन अलास्का के उन जंगलों में ठंड में भी जैसे अजीब सा एहसास था। टांगे ठंड के कारण नहीं, गर्मी के कारण कांप रही थी। अब आप कहेंगे ठंड में गर्मी का एहसास कैसे? जब मौत का डर लगता है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है और आपको लगने लगता है कि आप मरने वाले हैं। तब दिल की धड़कन इतनी तेज होती है, शरीर से इतनी तेजी से गर्मी निकलती है कि आपको गर्मी का एहसास होने लगता है। वैसा एहसास मुझे हो रहा था। मेरी टीम में कुल 15 लोग थे, अकेला मैं वैज्ञानिक। बाकी सबको लड़ना आता था, मुझे लड़ना नहीं आता था, इसीलिए मुझे बीच में रखा गया था। अगर कहीं से हमला होता तो बाकी सब संभाल लेते, लेकिन अगर सब मारे गए तो मेरा मरना तय है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो गोली तक चलानी नहीं आती। हम अलास्का के उन जंगलों के जितना अंदर जाते जा रहे थे, हमारा डर उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एक जगह पहुंचने के बाद मुझे भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और हमारे टीम लीडर को भी एक एहसास सा हुआ। वहाँ चारों तरफ रस्सियाँ बांधी गई थी और वो रस्सियाँ एक खास जगह के इर्द गिर्द बांधी गई थी, जैसे जाल बिछाया गया हो। वहाँ पर उस रस्सी को पकड़कर हमारे टीम लीडर ने इशारा किया था, तुम सब पीछे खड़े हो जाओ। अब इसके बाद हमारा टीम लीडर उस रस्सी को पकड़कर ये जानना चाहता था कहाँ पर वो बंधी हुई है। क्या किसी जाल में फंसाने के लिए इस रस्सी का इस्तेमाल किया गया है? उस रस्सी को देखते देखते वो एक कोने में पहुंचे और वहाँ पर जाल बिछाया गया था। वो रस्सी से आगे जाल नहीं बिछाया गया था, बल्कि वो रस्सी तो एक डिकॉय थी। यानी कि उस रस्सी से भ्रम पैदा हुआ कि जाल आगे होगा, लेकिन जाल उस रस्सी के कोने पर था। जैसे उस रस्सी को बांधने वाले को पता था रस्सी को देखकर चेक करने के लिए कोई यहाँ आएगा, और हमारा टीम लीडर उस खड्डे में फंस चुका था। वो खड्डा काफ़ी गहरा था और नीचे पत्थरों के पास जैसे उसका पैर फंसा और उसका सर भी खुल चुका था। चारों तरफ खून ही खून और वो हिल नहीं पा रहे थे। सबको लगा था शायद वो मर गए होंगे, लेकिन मैं कह रहा था उन्हें बाहर निकालना होगा, उन्हें वापस लेकर जाना होगा। यहाँ पर 14 लोग रह गए थे। पहले 15 थे, टीम लीडर के जाने के बाद 14 लोग बिना टीम लीडर के जैसे घबराए घबराए फिर रहे थे। इस मिशन को उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि ये मिशन अबॉर्ट करना होगा, हमें पीछे की तरफ मुड़ना होगा। अब पीछे का नाम सुनकर सबके मन में घबराहट थी कि हम हार चुके हैं और हौसला सबका टूटने लगा था। मैंने भी कहा, अब पीछे मुड़ना है, तुम्हारा डिसीजन है, क्योंकि मैं तो तुम्हें आगे लेकर जा नहीं सकता। तभी चारों तरफ से जैसे लहराते हुए तीर आने लगे थे। वो तीर सिर्फ पेड़ों से टकराए थे, किसी को भी वार नहीं किया गया था। अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गई। जिस तरफ से वो तीर आ रहे थे, हमारे साथी उस तरफ गोलियां चलाना शुरू हो गए थे। वो कह रहे थे, रशियन आ गए, रशियन आ गए, गोली चलाओ। गोली चलाते चलाते एक तरफ एक आदमी भागता हुआ दिखा। वो अकेला था जिसने शायद वो तीर मारे थे। सब उसका पीछा करने लगे थे और मैं यहीं पर रुकना चाहता था, लेकिन जैसे ही कुछ लोग आगे बढ़े, वो रस्सी से एक तरफ से निकलने वाले थे और वहाँ कोई जाल बिछा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ पर जैसे कुछ जाल बिछाया गया था। सबके पांव वहाँ पर फंसे और ज़मीन में गाड़ी गई वो बंदूकें जैसे जाल की तरह बिछाई गई थी और हमारे 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। किसी ने उंगली तक न हिलाई थी। ये जाल था, पूरे जंगल में जैसे जाल बिछाया गया है और हम समझ गए थे आगे बढ़ने के लिए हमें और समझदारी से काम लेना होगा। आज हमें वापस जाना होगा, वापस दोबारा आएंगे हम यहाँ अंदर जाने के लिए। हमारे बहुत कम लोग बचे थे और उसके बाद एक आर्मी मेंबर ने कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये जाल कैसा है? जानबूझकर हमें फंसाया जा रहा है। हम यहाँ से वापस मुड़ेंगे, जहाँ से हम बचकर भी निकले हैं वहाँ पर भी जाल बिछा दिए गए होंगे और जहाँ जहाँ हम फंसते जाएंगे मरते जाएंगे। हमें उनके दिमाग से सोचना होगा, वो क्या चाहते हैं? वो हमें पीछे ही तो भगाना चाहते हैं। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें उनसे बचना होगा और समय समय पर दिमाग लगाकर अपना प्लान बदलना होगा। मैं उसकी बात से सहमत था। वो रशियन किस तरह से चालाकी से काम कर रहे होंगे हमें पता नहीं है, और वो कैसे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उन्हें दर्द नहीं होता। एक भी रशियन हमने मारा नहीं था और हमारे इतने लोग मर गए थे। इसके बाद हम इकट्ठे होकर आगे बढ़ना शुरू हो गए। वो पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी
ऐसे हमारी तरफ देख रहा था जैसे उसे मौत का डर ही ना हो। हमने जब उस पर गोलियां चलाई थी तो हम चाहते थे कि उसे बंदी बनाएं, उससे सब उगलवाएं, लेकिन गोलियों से वो डर ही नहीं रहा था। उस पेड़ पर लगी कई गोलियां, लेकिन उसकी नज़रें नीचे की तरफ नहीं हुई। उसके बाद उसने छलांग लगाई और उतरकर आ गया वो हमारे पास। हमारे एक साथी ने कहा था, जल्दी से इसे बंदी बना लो, इसकी बाजुओं को बांध दो, टांगों को बांध दो, लेकिन ऊपर से बांधना ताकि ये चल सके, और हमें ये रास्ता दिखाएगा उस जगह का जहाँ से ये आते हैं। कोई ना कोई खुफिया बेस तो उन्होंने अलास्का में बना रखा होगा ना। हमने उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसे दर्द हो नहीं रहा था। मैंने भी एक चाकू उसकी जांघ में गड़ाने की कोशिश तो की, लेकिन मैं बेरहम नहीं हूँ। मैं किसी को इस तरह से दर्द नहीं दे सकता। उसकी आंखों में देखकर उसे डराने के लिए मैंने चाकू आगे तो किया था। उसने आंखें, उसने पलकें झपकी ही नहीं, इसलिए मैं रुक गया। मेरी घबराई हुई आंखें देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं पीछे हट गया, जबकि मेरे एक साथी ने वो चाकू मेरे हाथ से पकड़ा और उसकी जांघ में गाड़ दिया। उसने पलक तक ना झपकी, दर्द ही नहीं हो रहा था उसे। इसके बाद हम पूछते रहे आखिर वो सीक्रेट बेस कहाँ पर है, लेकिन शायद उसे हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। मैंने अपने साथियों को कहा, इसे इंग्लिश नहीं आती होगी, हो सकता है इसे रशियन भी ना आती हो। उन्होंने इसे सिखाया ही ऐसे है कि ये कुछ उगल ना दे। हमें इशारों से बात करनी होगी। हम इसे आज़ाद करेंगे, बदले में ये अपने सीक्रेट बेस के बारे में बताएगा, कहाँ से ये आता है। मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। साइन लैंग्वेज समझाना मुझे बहुत आसानी से आता है। इसके बाद मैंने उसे इशारों में बात करना शुरू कर दिया कि तुम्हें भूख लगी है। उसने भी अपने पेट पर हाथ रखा, उसे भूख लगी थी। अपने बैग से मैंने कुछ खाना निकाला और उसकी तरफ कर दिया। वो उस बैग से निकाले गए खाने को सूंघने लगा और उसके बाद खाने लगा। सच में अब बात बनने लगी थी। पहले तो उसे खाना खिलाया, फिर पानी पिलाया। जब उसका पेट भर गया तो मैंने इशारा किया कि तुम कहाँ से आए हो। उसे समझ में नहीं आया। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे इशारे करने लगा था कि तुम कहाँ से आ रहे हो, ये सब कौन है, और धीरे धीरे वो भी इशारों में समझा रहा था। ऐसे इशारे पूरी तरह से समझ में नहीं आते, लेकिन कड़ियों को जोड़ सकते हैं। इसलिए अब मैंने उससे कहा, मुझे लेकर चलो वहाँ से जहाँ से तुम सब आ रहे हो, वो जगह। वो आगे आगे चल पड़ा। कई जगह वो मुड़ने को कह रहा था और अपने पीछे आने को कह रहा था। हमें डर लगता कहीं यह जाल में तो नहीं फंसा रहा। वहाँ हमारे 7 लोग ही बचे थे। इसके बाद उस मोड़ पर उसने मुड़ने को कहा। मेरे एक साथी ने कहा, मैं नहीं मुड़ने वाला, मैं दूसरी तरफ से जाऊंगा। ये झूठा है, धोखेबाज है। और जिस दिशा में वो गया उसके पेट में वो बड़ी सी सूली समा गई थी। वहाँ एक खड्डा था जिस पर हल्का सा घास रखा गया था। जैसे ही उसने उस घास पर पैर रखा, उसके पेट के आर पार वो सूली चली गई और वो उस खड्डे में। अब वो भी तड़प तड़प कर मर गया था और हम और कुछ नहीं कर सकते थे। वो मुस्कुराता रहा और उसने इशारा किया अपने पीछे आने को। हम सब अब उसके पीछे ही आ सकते थे। अब सिर्फ हम 6 बचे थे। हम उसका पीछा करने लगे। जैसे जैसे जिस रास्ते पर वो मुड़ता, उस रास्ते पर हम चल पड़ते। वो सही रास्ता दिखाता गया और हम काफ़ी आगे तक बढ़ते गए। उसके बाद आगे फिर से वैसे ही रशियन थे जो पेड़ों के पास छिपे हुए थे। वो जाल बिछा रहे थे और मुझे इशारा मिला था उसका, हमें कुछ नहीं करना है, उनके पास से गुजर जाना है। ये सुनकर हम सब घबरा गए थे और उसने उन गन्स को नीचे गिराने के लिए भी कहा था। तभी हमारे साथी ने कह दिया था, ये हमसे गन्स छीनना चाहते हैं, हम इनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। अब गन्स गिरा दी तो ये हमारा कैदी थोड़े ना रहेगा। यहाँ इतने लोग हैं, नोच नोच कर खा जाएंगे हमें। अब सोचो किसको क्या करना है। सबके पास अपने हथियार हैं, सब अपने डिसीजन खुद ही लेंगे। मैं पीछे की तरफ मुड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ बहुत खतरा महसूस हो रहा है। हमारा एक साथी पीछे की तरफ चल पड़ा था और उसी के साथ एक और साथी भी चल पड़ा। मैं आगे जाना चाहता था क्योंकि मुझे उस आदमी ने इशारा किया था आगे बढ़ना है, और हमारे 4 साथी जिनमें से मैं भी एक था, वो आगे बढ़ने को तो तैयार थे, लेकिन गन्स के साथ। मैंने सबसे पहले अपनी वो गन्स नीचे रख दी और मैं आंखें मूंद कर आगे बढ़ चला था। वो रशियन आगे चल रहा था, वो बिना दर्द सहने वाला इंसान। मैं उसके पीछे पीछे और भगवान को याद करते हुए। पीछे से गोलियों की आवाज़ें आ रही थी और मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहता था।
मैं साफ साफ उन्हें दर्शाना चाहता था मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन पीछे से गोलियों की आवाज़ आई और अचानक वो आवाज़ें आना बंद। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे तीनों साथी मारे जा चुके थे और वहाँ वैसे ही रशियन भी गिरे पड़े थे। वो बार बार उठ रहे थे, जैसे उन गोलियों ने उन्हें शिकार तो बना दिया था, बिना दर्द के वो उठे जा रहे थे। इन्हें मारना बहुत मुश्किल है। कैसे शैतान हैं ये, कौन से केमिकल से बनाए गए हैं। इसके बाद वो मुझे आगे की तरफ ले जाता रहा। मैं अब मन में उनका नाम शैतान ही सोच रहा था। ऐसे शैतान जो हमें कुछ न कुछ करना तो चाहते हैं, वो इस इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं और उनके बेस तक मैं जाने वाला था। मैंने अपने एक साथी की रेडियो सिग्नल वाली वो बड़ी सी मशीन उठा ली। मुझे सिग्नल तो भेजने होंगे, बाकियों से बात तो करनी होगी, तभी वो मुझे बचाने के लिए आएंगे, या मैं इनकी रहमत पर ही रहूँगा। ये सोचते हुए उस मशीन को लेकर मैं आगे बढ़ चला था। मैंने इशारा किया था कि मैं इसे देखना चाहता हूँ, लेकिन उसने चलने का इशारा दिया। अगर मैं रुका तो यहाँ घिर जाऊँगा। इतने ज़्यादा शैतान भरे पड़े थे यहाँ पर। वो रशियन हर तरफ थे, पेड़ों पर चढ़े हुए, ज़मीन पर। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। कहाँ से आ रहे थे, शायद ये जानने के लिए मुझे उनके बेस तक पहुँचना था, और उसका पीछा करते करते मैं एक ऐसे इलाके में पहुँच गया जहाँ हरे रंग के पेड़ तो थे, लेकिन वो अजीब तरह से हिल रहे थे। उनके पत्तों को छूने पर वो पत्ते अपने आप सिकुड़ से जाते, जैसे वो पेड़ जिंदा हो। अब ऐसे पेड़ मैंने पहले भी देखे हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जो हाथ लगाने के बाद सेंसिटिविटी के कारण हिलने लगते हैं, लेकिन ये तो इंसानों की तरह हिल रहे थे। आगे मैं कुछ पेड़ों को देख रहा था जिनके पत्ते बिल्कुल इंसानी हाथ की तरह बने हुए थे। उंगलियां, अंगूठा, पूरा का पूरा हाथ, और वो हाथ ऐसे हिल रहा था जैसे वो हाथ जिंदा हो। एक पूरा पेड़। रात के वक्त अगर हम उन पेड़ों को देखेंगे तो यकीनन दिल का दौरा पड़ जाए, इतने भयानक हाथ। लेकिन वो थे सिर्फ पेड़। अब मैं जान गया था, हजारों साल पुराने होंगे ये पेड़ जो बर्फ की चादर के अंदर धंसे रहे, लेकिन पेड़ गल जाते हैं। ये गले तक नहीं थे, दोबारा गर्मी आने के बाद ये जिंदा होने शुरू हो गए। अब उन पेड़ों के पास से गुजरते वक्त ऐसा एहसास होता जैसे वो पत्ते इंसानी हाथ हों और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। बार बार वो हाथ मेरे करीब आते, झपट्टा मारने की कोशिश से करते। वो आदमी मुझे इशारा किए जा रहा था कि इस दिशा से निकलना है। वो पत्ते उसे भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पत्ते ज़्यादा जख्मी नहीं कर सकते। एक पत्ते कितनी ज़ोर से पकड़ सकते हैं, हमें नोच थोड़े ना सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे वो पत्ते बस पकड़ते और बीच से हम निकल जाते। कई पत्ते पेड़ों से उखड़ से जाते। इसके बाद वो पेड़ भी खत्म हुए और आगे जो पेड़ थे बिना पत्तों के थे। झाड़ियाँ जैसे बने हुए काले रंग के वो पेड़ आग के कारण जल चुके हों ऐसा एहसास दे रहे थे, और यहाँ पर अंधेरा भी होने वाला था। मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा होगा। पहले पता होता तो मैं यहाँ पर आया ही नहीं होता। 15 के 15 आर्मी वाले मारे जा चुके हैं। शायद जो वापस गए होंगे उनको भी मार दिया गया होगा। वो किसी ना किसी जाल में फंस चुके होंगे। मैं अकेला बचा हुआ था और मुझे सामने मौत नजर आ रही थी। जैसा वो कहे गया वैसा मैं करता गया। जिंदा बचने के लिए यही तरकीब सही होती है, और जहाँ मुझे लगा कि मौका है वहीं से मैं भाग निकलूँगा। जब मैं उन पेड़ों के पास गया तो वो पेड़ जले हुए नहीं थे, लेकिन पूरी की पूरी तरह से कोयले से बने हुए थे। जैसे ज़मीन के अंदर से ही कोयला निकला हो, लेकिन पूरी तरह से पेड़ के रूप में। मेरी समझ से सब बाहर था। मेरे हाथ में एक चाकू था और उससे मैंने उस पेड़ का छोटा सा हिस्सा तोड़ा और अपने पास रख लिया। ऐसी कीमती चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। मैं इस पर भविष्य में शोध करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब उन कोयले से बने पेड़ों के बीच से मैं निकल रहा था और कपड़े भी पूरे काले हो चुके थे। हर तरफ कोयला ही कोयला, लेकिन मिट्टी बिल्कुल साफ थी। सबूत थी इस बात का आग नहीं लगी है। अब उन काले पेड़ों से आगे निकलकर सफ़ेद पेड़ शुरू हो गए। सफ़ेद पेड़ बहुत कम होते हैं दुनिया में सफ़ेद पेड़, लेकिन ये पूरी तरह से सफ़ेद थे जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। उन्हें हाथ लगाने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जेली हो।
उनके अंदर उंगलियां तक धंसाई जा रही थी और कैसे बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं जो कि जेली के रूप में हैं, ये असंभव सा था। लेकिन वो रशियन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे नए नए नज़ारे दिखते गए। ज़मीन के अंदर बिछी हुई वो जड़ें हर तरफ फैली हुई थी। एक खास पेड़ की जड़ें थी वो। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानी नस हो, उसके अंदर से धड़कने की आवाज़ आ रही थी और वो जड़ें हिल भी रही थी। मैं घबराने लगा था, मुझे डर सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं ज़िंदगी में पढ़ तक नहीं पाया। मैं खुद को वैज्ञानिक समझता हूँ, मैं पेड़ों पर रिसर्च करता हूँ और ये चीज़ें मेरी समझ से भी बाहर थी। आम इंसान तो पागल हो जाता अगर यहाँ पर कदम रखता। इन पेड़ों से आगे फिर से साधारण पेड़ शुरू हो गए और उन साधारण पेड़ों के पास असाधारण लोग। पहले तो जितने भी यहाँ पर ऐसे शैतानी लोग थे वो सब रशियन लग रहे थे, उनके चेहरे वैसे थे। लेकिन अब मैंने एशियन, अरब, इंडियन, हर तरह के लोग देखने शुरू कर दिए। अफ्रीका के लोग भी जैसे यहाँ पर भरे पड़े थे। कहीं से तो लोगों को स्मगल करके यहाँ पर पहुँचाया जा रहा था और शायद अब इनसे बातें की जा सकती थी। मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था। अब मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता रहा। वो लोग जिन्हें इंग्लिश आती हो, वो यूरोपियन लोग, मैं उनके पास जाकर बात करना चाहता था। किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी। मैं अफ्रीकन से इंग्लिश में बात करने लगा, उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती थी, कोई और भाषा भी नहीं आती थी। मैं युगांडा की भाषा बोलने की कोशिश करता रहा, उन्हें समझ में नहीं आई। एक तो दुनिया में देश बहुत हैं, देशों की भाषाएं बहुत हैं, थोड़ी थोड़ी मुझे सभी आती हैं। वो सब शब्द भी बोलने के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जैसे उनके दिमाग से भाषाओं को निकाल दिया गया, वो किसी से बात ना कर पाएं, ऐसे बनाए गए थे। और अब मुझे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आने लगी थी। जैसे पूरी दुनिया से इंसानों को उठा उठा कर उनका ब्रेन वॉश करके यहाँ पर रशिया के बॉर्डर से भेजा जा रहा है ताकि अमेरिका को हराया जा सके। मेरे दिल के अंदर देशभक्ति भर गई थी और वो जज्बा दोबारा उठ खड़ा हुआ था। अब मेरी ज़िंदगी की परवाह नहीं, जहाँ से ये आ रहे हैं उसका पता लगाऊंगा मैं, उसके बाद वापस जाऊंगा मैं। अब वहाँ से बचकर मैं निकलना चाहता था। वो आदमी आगे की तरफ चल पड़ा और मैंने इशारा किया आंखों की तरफ कि तुम्हें आंखें आगे रखनी है। उसने अपनी आंखें आगे गड़ाए रखी और मैं पीछे से खिसक लिया। एक खाली जगह पर पहुंचकर मैंने ज़मीन पर वो मशीन रखी और अब मैं बात करना चाहता था अपने ऑफिसर से। जैसे ही मैंने एक सीनियर को फ़ोन लगाया, मैं कहने लगा मैं उन पेड़ों से आगे निकल आया हूँ और मुझे एक ख़ास आदमी से बात करवाई गई। मुझे नहीं पता ये आदमी कौन था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का खास था, वो जिसे शायद सब कुछ पता हो। आप भी समझ सकते हैं वो कौन हो सकता है, CIA का चीफ या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैंने उससे बात की। मैंने ये कहा था मैं उन पेड़ों से आगे निकल आया हूँ और उन्होंने मुझसे बात की और कहा तुम यहाँ तक पहुँच आए हो, अब तुम बहुत ख़ास हो, तुम्हें एक काम करना होगा। वो काम ख़त्म करने के बाद ही तुम यहाँ से निकलना। अगर तुम्हें शहीद होना पड़े तो शहीद हो जाना, लेकिन काम पूरा करना। आगे जाकर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा। वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो पेड़ को देखते ही तुम समझ जाओगे सबसे अलग पेड़, मैदान पर लगा हुआ, आसपास घास तक नहीं होगी और उसकी जड़ें इंसानी नसों जैसी हैं, वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। मैंने हामी भर दी थी, हाँ शायद ऐसे पेड़ की तरफ मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था उस पेड़ की 3 चमकती हुई सफ़ेद रंग की जड़ें हैं जो ज़मीन में जा रही हैं। वो जड़ें ज़मीन के केंद्र तक जाती हैं और कहाँ तक फैली हुई हैं हमें नहीं पता। शायद ये पेड़ पुराने ज़माने का शैतान का पेड़ है और इस पेड़ की वो तीनों जड़ें कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 2 जड़ें भी कटी और एक रह गई, वो कुछ ही समय में उन जड़ों को भी जोड़ लेता है। तीनों जड़ें कटने के बाद तब जाकर वो मरेगा और तब इन शैतानों का अंत होगा। मैंने कहा शैतानों का अंत होगा, लेकिन ये तो रशिया की तरफ से आ रहे हैं, मैंने देखे हैं। यहाँ पर अफ्रीकन है, चाइनीज़ है, इन्हें स्मगल किया जा रहा है। तब मुझे बताया गया था जो तुम अब सुनने वाले हो वो किसी और को बताया नहीं जाता, सिर्फ मुझे पता है और चंद लोगों को पता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अलास्का में एक ऐसा पेड़
माना जाता है ये लाखों साल पुराना पेड़ है। इसे कुदरत का पेड़ कहा जाता है। हर ग्रह पर ऐसे पेड़ होते हैं और ये पेड़ एक ग्रह पर एक ही होता है। ये कहीं और से आया है। हमने रिसर्च की है, शायद ये कहीं और से आया है। और जो इंसान हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं वो किसी कॉन्टिनेंट से नहीं, रशिया के बॉर्डर की तरफ से नहीं। ये पेड़ इंसानों को बना रहा है। उन्हें शायद वो हमारे क्लोन हैं, वो हमारे क्लोन तैयार करके हमारी तरफ भेजे जा रहा है। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो समझदार भी होते जा रहे हैं, वो हमारे हथियारों पर कब्जा करेंगे और युद्ध शुरू करेंगे। जिस तरह से उनकी संख्या बढ़ रही है, हो सकता है अब तुम पहुँच पाए हो, कुछ दिनों में कोई इंसान जिस जगह तुम हो वहाँ पहुँच भी ना पाए, तब हम पक्के तौर पर युद्ध हार जाएंगे। तुम्हें उन क्लोन्स को बनने से रोकना होगा। क्या कारण है जो उसने क्लोन बनाने शुरू कर दिए? ये पेड़ पिछले 10 सालों से निकला हुआ था, लेकिन अचानक अब उसने क्लोन बनाने शुरू किए। वो शायद इंसानों को ख़त्म करके यहाँ पर अपने काम के वैसे इंसानों को भर्ती करना चाहता है। तुम्हें वो तीनों जड़ें काटनी होगी। मैंने हामी भर दी थी और देश का जज्बा मेरे अंदर फैल गया था। हाँ, मैं काटूंगा। मेरे पास एक चाकू है और अब मैं इस भारी मशीन को लेकर आगे बढ़ नहीं सकता और उनसे आखिरी अलविदा ली थी। मैं शहीद होने के लिए आगे बढ़ रहा था। बस उस चाकू को लिए मैं आगे बढ़ने लगा था और मैं ये सोच रहा था कि उस पेड़ का अंत करूं तो कैसे करूं, क्योंकि वो पेड़ भी अपनी जड़ें कटने से बचने के लिए बहुत कुछ करने वाला है। जो इंसानों के क्लोन इतनी जल्दी बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं अब ऐसे पेड़ों के पास से गुजर रहा था जो पूरी तरह से हिल सकते थे। वो आसपास के पेड़ों के फलों को उतार कर अपने एक बड़े से मुंह को खोलकर उसमें फलों को डाल रहे थे। सीधे शब्दों में कहूँ, पेड़ फल खा रहे थे। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था, लेकिन वहाँ पर कई लोग घूम रहे थे और उनके शरीर पर अजीब से पत्ते भी चिपके हुए थे, जैसे वो पेड़ों के ही हिस्से हों। अब मैं समझ रहा था, ये पेड़ किसी खास जगह पर क्लोन बना रहे हैं। पेड़ हमारे जैसे शरीर के कई फल भी बनाते हैं और इसी तरह यहाँ इंसान ही बनाने शुरू कर दिए हैं। अब मुझे इस पेड़ को रोकना होगा, वरना इंसानियत खत्म होगी। मैं उन पेड़ों के पास से ऐसे गुजर रहा था जैसे मुझे भी दर्द ना होता हो। बार बार पत्थर पर पैर फिसलता, मैं गिरता और उठता। मुझे चीखने की इजाज़त नहीं थी। चीख दर्द का एहसास देती है और सबको पता चल जाता मुझे दर्द हो रहा है। मैं उनके जैसा बनकर आगे निकलना चाहता था और ये सफ़र कितना लंबा होगा मैं नहीं जानता। वो पेड़ कब दिखेगा मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन उन अजीब अजीब शैतानों के पास से गुजरते हुए, अजीब अजीब पेड़ों के पास से गुजरते हुए, उस ठंड को चीरते हुए जो रात में बहुत बढ़ गई थी, मैं बहुत आगे निकल आया था। मैदान सा शुरू हो गया और उस मैदान के अंदर चमकती हुई वो जड़ें, इंसानी नसों जैसी वो जड़ें थी, जैसे वो जिंदा हों। बार बार वो हिल रही थी। वो मांस काफ़ी मोटा था और वहाँ एक भी घास का तिनका तक नहीं था। कोई पेड़ नहीं, बिल्कुल खाली मैदान। और वहाँ एक पहाड़ी सी थी। उस पहाड़ी पर दूर से मुझे एक पेड़ दिखा। वो बड़ा सा पेड़ था, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है। वो बड़ा सा छतरी नुमा पेड़ बिल्कुल डरावना सा लग रहा था। उस चढ़ाई पर चढ़ते वक्त नीचे उतर रहे कई लोग मिले मुझे, जिनके शरीर पर कपड़े तक न थे और शरीर से टहनियाँ निकल रही थीं। वो टहनियाँ शरीर पर चिपकी हुई नहीं थी, शरीर के अंदर से निकल रही थी। यानी मैं बिल्कुल सही तरफ जा रहा हूँ। लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर मुझे ऐसे इंसान दिखे जिन्होंने हाथों में गन्स पकड़ी हुई थी। उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे। मैं और ज़्यादा घबरा गया। आखिर ये शैतान इंसानों की तरह बर्ताव करना भी शुरू हो गए। लेकिन जब मैं उनके करीब पहुंचा, वो आपस में बातें कर रहे थे। वो इंग्लिश में बातें कर रहे थे और मेरा दिमाग एकदम से खनक गया। हो सकता है ये असल में रशियन हों और ये रोक रहे हों इस पेड़ की जड़ को काटने से। मुझे इनके सामने ऐसे चलना होगा जैसे मैं साधारण इनमें से एक हूँ। मैंने सीधा चलना शुरू कर दिया। मैं इकलौता था जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, बाकी सब नीचे की तरफ उतर रहे थे। मैंने अपने कपड़े भी थोड़े कम कर दिए ताकि ऐसा ना लगे कि मैं अमेरिका की तरफ से आया हूँ।
मैं अब ऊपर चढ़ने लगा। 2 लोगों ने मुझे रोका। वो इंग्लिश में मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आंखें आगे बढ़ाई और मैं वैसे इशारे कर रहा था जैसे इशारे मैंने उस आदमी से सीखे थे जो यहाँ का क्लोन था। उसी जैसे इशारे मैं करने लगा और उनके दिमाग में जैसे दर्द हो रहा था। वो मुझसे कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे थे। यहाँ सभी ऐसे ही तो हैं। इसके बाद वो समझ नहीं पाए और उन्होंने मुझे जाने दिया। मैं और आगे चढ़ने लगा। मैंने जेब में चाकू संभाल रखा था। मैं ये जानता था यहाँ वापस आने नहीं देंगे ये। शायद मुझे अब मौत मिलेगी, लेकिन उस पेड़ तक पहुँचने के बाद उस पेड़ की विशालता दिखी मुझे। वो पेड़ जैसे पत्थर का बना हुआ था, लेकिन धातु भी अंदर से चमक रही थी। नीचे ज़मीन में जाती वो नसों जैसी जड़ें, उसकी शुरुआत यहीं से हो रही थी। अब जो भी कर रहा था ये पेड़ ही था, लेकिन ये पेड़ जितना ज़मीन के ऊपर था शायद उससे कई हजार गुना ज़मीन के नीचे होगा। लेकिन क्या उन जड़ों को काटने के बाद सच में ये पेड़ खत्म हो जाएगा? मेरे सामने 3 चमकती हुई सफ़ेद रंग की जड़ें थीं। मैं बार बार इधर उधर देख रहा था और कई जगह से छेद के ज़रिए लोग बाहर आ रहे थे। उनका शरीर आधा पेड़ जैसा आधा इंसान जैसा था, जैसे पेड़ों से इंसान बन रहे हों। क्लोनिंग शायद अंदर से हो रही होगी और ये पेड़ कर रहा होगा। एक वायरस की तरह ये पेड़ आगे बढ़ भी तो सकता है। क्यों ये सिर्फ इंसानों की क्लोनिंग कर रहा है? इन सवालों के जवाब शायद कोई न देता। मुझे बस उस पेड़ का अंत करना था। चाकू लेकर मैंने जैसे ही पहली जड़ काटने की कोशिश की, मुझे नहीं पता था उस पेड़ के पास भी वो सिक्योरिटी गार्ड थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे, वो जो इंग्लिश जानते थे। मुझे एक जड़ भी अच्छे से काटने नहीं दी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। जितने में उन्होंने पकड़कर मुझे घसीटना शुरू किया, जो जड़ मैंने काटी थी वो जुड़ चुकी थी और मुझे लगा शायद मैंने गलती कर दी। चुपचाप जड़ को काटना चाहिए था, एक तरफ होकर सही से चेक कर लेना था। लेकिन वो घसीट कर मुझे एक गुफा के पास गए और मुझे पेड़ से बांधकर मेरी तरफ कई लोगों ने बंदूकें तान दी थी। मैं भी कांपने लगा था, लेकिन एक लड़की बीच से चलकर आई और मेरे पास आकर कहने लगी, आखिरी ख्वाहिश, तुम कितने दरिंदे हो, यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आए हो और सरकार तुम्हारी कुछ जानना तक नहीं चाहती। और ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं अपनी भड़ास निकालने लगा। पागल हो, अगर मारना चाहते हो तो मारो, इस तरह से बेवकूफ़ बनाना बंद करो। बुरा मैं नहीं हूँ, मैं अच्छाई का साथ देते देते मरना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह बुराई का साथ देते वक्त नहीं। तुम इंसानियत को ख़त्म करने पर तुले हुए हो। तुम रशियन अमेरिका से इतना ज़्यादा जलते क्यों हो? क्यों हमें ख़त्म करने पर तुले हुए हो? और ये बीमारी यहीं तक नहीं रुकेगी, पूरी दुनिया में फैलेगी। तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और उस लड़की ने जो ज़ोरदार चमाट लगाई थी मेरे चेहरे पर, मैं भूल ही नहीं सकता। और उसके बाद जो शब्द कहे थे वो कैसे मैं भूल सकता हूँ? उसने कहा था, तुम पागल हो गए हो, शायद तुम्हें कुछ बताया ही नहीं जाता। शायद तुम्हारी सरकार जो भी यहाँ लोगों को भेज रही है उन्हें सच बताया ही नहीं जाता और पूरी दुनिया को पता ही नहीं है यहाँ हुआ क्या है। तुम्हें पता है कितने लाखों साल पुराना है ये पेड़? और ये पेड़ एक ग्रह पर सिर्फ एक ही लगता है। वो खुशकिस्मत ग्रह जिस पर ये पेड़ पहुंचता है वहाँ पर जीवन बसा देता है। तुम्हें क्या लगता है ये जो क्लोन है यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये इंसानियत को ख़त्म करेंगे? तुम पागल हो। ये इंसान हैं जैसे हम इंसान हैं। हम इंसानों की शुरुआत इस पेड़ से हुई थी। पहला इंसान इसी ने बनाया था। उसके बाद ये वैसे ही इंसान बनाता गया। जब इंसानियत बस गई, इसने इंसान बनाने बंद किए। तुम जानते क्या हो पेड़ों के बारे में? तुम्हें लगता है सब जानवर हिल सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। एक पेड़ हैं मूर्खों की तरह, ना तो आगे ग्रो होते हैं, वहीं पर जमे रहते हैं, कटते हैं और मर जाते हैं। पेड़ों का दिमाग एक पेड़ के अंदर नहीं होता, लाखों पेड़ मिलकर एक दिमाग बनते हैं। और अगर ये पेड़ चाहें तो ऐसी महामारियां फैला सकते हैं कि इंसानों का खात्मा हो जाए। ये पेड़ धरती के सबसे बड़े दिमाग हैं। हम इंसान तो इनके सामने कुछ भी नहीं। ये पेड़ हैं जो धरती पर कोडिंग करते हैं, जीवन की कोडिंग।
जिस तरह से हम इंसान कहाँ से बने हम अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। इस पेड़ ने वो कोडिंग की है, ये यहाँ पर जीवन लेकर आया है और इसने हमारे अंदर वो सारी कोडिंग की। पहले हमें लंबी उम्र की तरह रखा, लेकिन हम में काफ़ी डिफेक्ट है, हम बुराई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और अब देखो हम कितने बुरे हो गए हैं, खुद को भगवान समझते हैं। इसीलिए हमारे अंदर की कोडिंग भी चेंज हुई, हमारी उम्र धीरे धीरे घटने लगी। पहले 100 साल, फिर 80, अब 60 से 70 साल ही। तुम्हें पता है इतने ज़्यादा पेड़ हैं, ये उस कोड को संभाले रहते हैं। जो फूल लगते हैं उनके अंदर से निकलने वाला पोलन वो नॉलेज को, वो इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं और धरती पर संतुलन बनाए रखते हैं। हमारे अंदर वो कोडिंग चेंज हुई है, इसीलिए हमारी मौत होती है। वरना एक माँ जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है और वो बच्चा बड़ा होकर एक और बच्चे को जन्म दे सकता है, आखिर हम खुद के शरीर के अंगों को दोबारा क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि लिखा गया है हम मरेंगे। हम जिस तरफ बुराई की तरह जा रहे हैं हमें अंत की तरफ जाना ही होगा और दोबारा से हम बुरे इंसानों को ठीक करने के लिए ये रीकोडेड इंसानों को बनाया गया ताकि ये हमारे बीच ही संतुलन बनाते पाए। हमारी नई नई प्रजातियां निकलती हैं, हम समझते हैं हम रेसिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम काला गोरा करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, लेकिन नई नई प्रजातियां निकलती रहेंगी। ये पेड़ कोडिंग वाला पेड़ है जो धरती को संभाले हुए है और इसका अंत हर जीव का अंत होगा। हम कह सकते हैं ये हमारी धरती का दिमाग, हमारी धरती का दिल है। और यूएस आर्मी जब यहाँ पर पहुंची वो इस पेड़ को मिटाना चाहते थे और इसके बाद ये पेड़ जो हमारे दिमाग में कोडिंग करते हैं उसको असर में लाने में समय लगता है, इसलिए वो पेड़ खुद को बचा नहीं सकता था और अंत में उसने दोबारा ऐसे इंसान बनाए जो हमसे युद्ध करते, जो इस पेड़ को बचाते। इसीलिए बड़ी तेज़ी से वो इंसानों को बनाता जा रहा है ताकि खुद को बचा पाए। इस पेड़ का अंत ही धरती का अंत होगा और हमारी वो आर्मी ये समझ नहीं रही है। वो इन्हें शैतान कहती है। ये हमारा रूप ही है, साधारण इंसान जो पहले बने थे। हम भी पहले ऐसे थे, ना भाषा आती थी ना कपड़े पहनने आते थे। धीरे धीरे हम सीखे, ये भी उसी तरह से सीख रहे हैं। वहाँ खड़ा मैं जम गया था। मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या होती है। मुझे ऐसा लग रहा था जो भी मैं पढ़ चुका हूँ वो ज़ीरो है। यहाँ पर जो चल रहा है वो दुनिया की सच्चाई है और सर झुकाकर मैंने कह दिया था शायद मेरा मरना ही सही होगा। मैं शायद तुम्हारे किसी काम का नहीं, शायद उनके किसी काम का नहीं। मैं तो वो साधारण घुन हूँ जो अनाज के साथ पिसता है। शायद यहाँ पर मैं भी मारा जाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, मुझे छोड़ा ताकि मैं शोध कर पाऊँ, मैं जान पाऊँ आगे क्या होने वाला है। और वो पेड़ भी संकेत देता है। ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। अलास्का के वो जंगल, वहाँ पर मैं रहता हूँ इस बड़ी आर्मी के साथ जिसे मैं सिखा रहा हूँ लड़ना, दुनिया में रहना। और इस पेड़ को बचाने के लिए एक अलग आर्मी का निर्माण होगा। हमारी धरती का वो दिल, ये पेड़ जिसे हम कुदरत कह सकते हैं, उसको मिटाने के लिए हम इंसान ही किस तरह बुराई की तरफ चल पड़े हैं। हम राजा समझते हैं खुद को इस धरती का, लेकिन इस धरती के राजा जानवर, इंसान नहीं, ये पेड़ हैं। इनके खात्मे के बाद पूरी दुनिया का ही खात्मा हो जाएगा। शायद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी नहीं जानती और उन तक ये संदेश पहुंचाना भी नामुमकिन होगा। अब इस युद्ध में आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो क्लोन्स जिसे मैं क्लोन्स कहता था, हमारे जैसे इंसान इस युद्ध में भाग लेना शुरू हो गए हैं। उन्हें अभी दर्द तक नहीं होता। अगर इस युद्ध में हम जीत पाए तो धरती चलती रहेगी। शायद हम इंसानों की गलतियां इस धरती को मिटा भी दें। आपको क्या लगता है, क्या इस पेड़ का खात्मा कर देना चाहिए? क्या मुझे युद्ध इंसानों की तरफ से लड़ना चाहिए या पेड़ों की तरफ से? अगर आप मेरी जगह होते तो इंसानों का साथ देते या पेड़ों का साथ देते? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहूँगा। अब मैं भी साथ देता हूँ उस पेड़ का
इन शैतानों का, जिसे मैं शैतान कहा करता था। युद्ध हमारा इंसानों से है और ये जंगल हमारी सल्तनत। जो भी यहाँ आएगा मारा जाएगा।